5 साल के अंदर 50 लाख घर बनाने की कोशिश की जाएगी। तो जिस वक्त ये काम शुरू होगा तो सिर्फ हाउसिंग की डेवलपमेंट नहीं होगी, सबसे ज़्यादा उसके अंदर हिस्सा जो डलेगा वो यही हाउसिंग का मंसूबा है, जिससे इंशाअल्लाह ताला रोज़गार पैदा किया जाएगा। बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव एक जामे स्कीम बनाई, वज़ीर आज़म से उसकी मंजूरी कराने के बाद उस स्कीम का ऐलान भी कर दिया जा चुका है। माइक्रो क्रेडिट देंगे लोगों को कि वो अपने घर बना सकें जो बिल्कुल गरीब तबका है। 25,000 फ्लैट हम पिंडी और इस्लामाबाद में बना रहे हैं, जिसने अभी अनाउंस किया। 1 लाख इंशाल्लाह फ्लैट्स हम बलूचिस्तान में बना रहे हैं। 6,000 आज़ाद कश्मीर में इंशाल्लाह हमें मौका मिला है। सरकार मदीना ने जो उसूल बनाए थे अपने निचले तबके को ऊपर उठा के, उन्हीं उसूलों के ऊपर इंशाल्लाह पाकिस्तान को हम एक अजीम कौम बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान ने आज नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की बुनियाद रखी। इस और गुफ्तगू करते हुए उन्होंने और वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि आज हमने नया पाकिस्तान की बुनियाद रख दी है। वो तमाम बातें जो वो पहले इस स्कीम के हवाले से करते रहे, उन्होंने एक मरतबा फिर ये कहा है कि इस स्कीम से रोज़गार भी आएगा, इस स्कीम से बहुत खुशहाली आएगी, गरीब और निचले तबके को ऊपर उठाना है, यही उनका मकसद है। 50 लाख घर का वादा किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, और उन्होंने कहा कि हम अगर 50 लाख के करीब भी पहुंच गए तो हम अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगे। इस पहले फेज़ में 1,35,000 घर बनाए जाएंगे और इसकी माइक्रो फाइनेंसिंग के लिए उन्होंने कहा कि बहुत अरसे से हम काम कर रहे थे और अब ये तमाम काम पूरा हो गया है और हर गरीब शख्स जो है वो अपने लिए एक छत का अब इंतज़ाम कर सकेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि शुरू में ये मुश्किलात ज़रूर आती हैं जब आप कोई बुनियाद रख रहे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे अगर बुनियाद अगर मजबूत होती है तो उस पर जो इमारत खड़ी होती है वो यकीनन बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। सो ये तो है नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के हवाले से जो उन्होंने तकरीब से खिताब करते हुए कहा। इससे कबल काबीना का एक खुसूसी इजलास हुआ जिसमें टैक्स एमनेस्टी स्कीम के हवाले से आज कई मशावरत जो कल हुई और उसके बाद ये कहा गया कि अभी बहुत सारे इस पे पॉइंट्स बाकी हैं डिस्कस करने, वो भी हुए। सवालात उठाए गए वज़रा की तरफ से कि क्या ये स्कीम आखिरी है, यानी पहली और आखिरी है, वो जो मुस्तफ़ीद ना हो सके उनके ख़िलाफ़ क्या कोई कार्रवाई की जाएगी, क्या अगर इसको लेकर आए या ना लेकर आए उससे कोई मईशत पर असर पड़ेगा। ये तमाम वो पहलू थे जिस पर डिस्कशन हुआ, लेकिन आज भी एमनेस्टी स्कीम पर मंजूरी नहीं हुई है और इसे अगले इजलास तक के लिए मुलतवी किया गया है या मुअख्खर किया गया है। दूसरी तरफ आज काबीना के इजलास में सब्सिडी के हवाले से भी बात हुई है और रमज़ान के लिए यूटिलिटी स्टोर्स के लिए कमेटी तश्कील दी गई है शेख रशीद की सरबराही में, क्योंकि जो यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं वो समझते हैं कि 2 अरब की सब्सिडी कम पड़ेगी। एक तरफ ये सारे मामलात हैं जिस किस्म की पिक्चर वज़ीर ख़जाना भी देते हैं और वज़ीर आज़म भी जिसका जिक्र करते हैं, बहुत अच्छा लगता है सुनकर कि क्या इनका विज़न है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे हालात मुख्तलिफ नज़र आते हैं। IMF ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान की मईशत खित्ते की ग्रोथ पर एक बोझ साबित होगी, यानी इतना ज़्यादा मईशत के गंभीर मसाइल हैं। ऐसे में जो बातें इस वक्त की जा रही हैं वो किस हद तक सही साबित होंगी या नहीं, या ये एक तज़ाद क्यों हमें नज़र आता है, इस पर आज बात करेंगे। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। कमर चीमा साहब ने हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद में, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ हैं शौकत बसरा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ हैं आगा रफ़ीउल्लाह साहब। गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगी कमर चीमा साहब। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो बातें हैं, मैं आई विल कम टू द एमनेस्टी स्कीम लेटर, लेकिन वही बातें जो वफाकी वज़ीर ख़जाना या इमरान खान साहब कर रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत सब कुछ स्मूथ चल रहा है। एंड दिस इज़ हाउ इट इज़, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि 70 साल में जो लोग कुछ ना कर पाए वो पाकिस्तान की तरक्की के खिलाफ हैं और इसीलिए ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा होता है या मनफी बातें की जाती हैं। आपके ख्याल में ये टीम बिल्कुल ठीक चल रही है कप्तान के अंडर? ये बातें सही हैं जो वो इस वक्त कह रहे हैं कि मनफी बातों का एक प्रोपेगेंडा है, नथिंग मोर देन दैट, ये एक बयानिया है, एक्चुअली चीज़ें सब ठीक हैं? देखिए, चीज़ें ज़ाहिर बात है सब ठीक तो नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। पार्लियामेंट नहीं चल रही, पार्लियामेंट के सेशंस नहीं हो रहे, पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा,
सियासी जमात इनकी अपनी PTI के अंदर बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं, वो भी सामने हैं, लेकिन ओवरऑल अगर एक हाउसिंग प्रोजेक्ट आज वो उस पर बात कर रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। जो बाकी जमातें बात करती थी कि हम रोटी कपड़ा मकान देंगे, तो ये जमात जो है वो मकान की बात कर रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम्स वो हम मौजूद हैं कि जो रेवेन्यू इनको चाहिए था, जो आपका जो फाइनेंशियल ईयर के पहले 9 महीनों में 3000 अरब तक, वो पूरा नहीं हो सका। आगे भी खदशात हैं वो पूरा नहीं होगा, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं। एमनेस्टी स्कीम में अगर देखा जाए, जिसकी बात आपने कहा बात में करेंगे, लेकिन उसमें भी कंसेंसस का प्रॉब्लम है। सो ओवरऑल एक चीज़ तो ये लग रही है कि बायर वर्ग के लोगों ने हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा एतमाद किया, चीन ने एतमाद किया, सऊदी अरब ने एतमाद किया, कतर एतमाद कर रहा है, UAE एतमाद कर रहा है, एक लीडरशिप मिली है शायद। ऊपर से अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस आपके चल रहे हैं, अपोजिशन ये तासुर दे रही है और सब टाइम गवर्नमेंट भी ये तासुर दे रही है कि ये शायद नैब की और हुकूमत मिलके कर रहे हैं। और देखना ये है कि क्या ये अकाउंटेबिलिटी जो चलती है ये बिल्कुल ठीक होती है, ये माजी की अकाउंटेबिलिटीज की तरह तो नहीं हो रही। सो इस पर भी बड़ी गहरी नजर रखनी पड़ेगी, क्या ये ज़ाया तो नहीं हो जाएगी, क्या अवाम का जो कॉन्फिडेंस था कि वाकई इमरान खान साहब एहतसाब करेंगे, क्या वो एहतसाब होगा या वो नहीं हो पाएगा। इस पर भी बड़ी फिक्रमंद है अवाम, और सारे लोग देख रहे हैं क्या ये हम सियासतदान आपस में ये कोई मुकमुका तो नहीं हो जाएगा। अच्छा, लेकिन आप ये समझते हैं, देखें आपने भी कहा कि बहुत अच्छी बातें की आज वजीर आजम ने, बहुत अच्छी बातें की वफाकी वजीर खजाना ने। डू यू रियली थिंक कि ये 50 लाख घर का जो वादा है ये मुकम्मल कर पाएंगे या आधे भी बना पाएंगे इन 5 साल की हुकूमत में? देखिए, आपके पास एक इकोनॉमी की सिचुएशन है, आपने बहुत ज्यादा लोन्स ले रहे हैं। माइक्रो फाइनेंसिंग बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, छोटे लोगों को घर तो मिलने चाहिए। मैं कहता हूं 50 लाख ना भी घर बनाए, भले 25 लाख ही बना दें, एक तरफ हम चल तो पड़े हैं ना, एक एहसन कदम है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्टिकल हाउसिंग की बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक एग्रेरियन इकोनॉमी है, और जो हमारी सिचुएशन है अभी हम देख रहे हैं पंजाब में बड़ी बारिश, ठीक है, तो आप एक फसलें तबाह हो रही हैं। जी बिल्कुल, तो इस हवाले से एक अच्छा कदम है। ये देखिए मसाइल कितने सारे, मईशत के मसाइल हैं, फसलें तबाह हो रही हैं, उनको भी ज़ाहिर है गवर्नमेंट ने ही केटर करना है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसे में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम इज़ ए फ्रेश ब्रीज, आई वुड से, स्पेशली फॉर दोस्त जो अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन आगा रफ़ीउल्लाह साहब नफ़ी में सर हिला रहे हैं। ज़रा पहले इनसे पूछ ले कि आप, क्योंकि आपकी जमात ने, जैसे कमर चीमा साहब कहते हैं कि सिर्फ कहते आए रोटी कपड़ा मकान, लेकिन एक्चुअल देखें आज इनका जो विजन था उन्होंने लॉन्च कर दिया। मैं हंसूं तो भी बुरी बात, ना हंसूं तो भी बुरा। बहरहाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरीबों को घर मिलेगा, ये इसमें हंसने की क्या बात है? हाँ, यही तो असल बात है कि गरीब को घर नहीं मिल रहा। मिल जाएगा ना इसके कैसे मिलेगा? मैं हाउसिंग कमेटी का मेंबर हूँ और जनाब चीमा साहब बैठे हुए थे। इस तारिक चीमा साहब की बात कर रहे हैं? जी, तारिक बशीर चीमा साहब। उनसे पहले ये हफ्ता पहले इन्होंने मुझे बता दिया था कि प्राइम मिनिस्टर साहब करेंगे, और ये 3 पॉइंट्स पे हो रहा है इस्लामाबाद में। 3 पॉइंट्स पे अलग-अलग ये शुरू करने जा रहे हैं, जो कि कोई उनके पास प्लान नहीं था। कि हमने कहा कि जो आप करने जा रहे हैं वही दिखा दें। इससे एक मीटिंग पहले एक टास्क फोर्स बनाई थी जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब ने। राइट। उस टास्क फोर्स ने हमें एक ब्रीफ दिया। ठीक है। उस ब्रीफ की जो कायमा कमेटी के जो मेंबर्स थे, वो मतलब ऐसा था जैसे वो लतीफ़े सुना रहे हो। ये लोग हंस हंस के, और हुकूमती मेंबर्स भी परेशान हो गए कि ये क्या है, मजाक है। हमने कहा कि ये आप हमारे साथ, कौम के साथ मजाक कर रहे हैं या इमरान खान साहब के साथ मजाक कर रहे हैं? कि एक इतना अहम टास्क फोर्स जिसके खान साहब ने, जिनके ऊपर भरोसा करके उनको इतनी अहम जिम्मेदारी दी। तो बहरहाल उस पर आखिरी मीटिंग पे आता हूँ, तो मैंने तारिक बशीर चीमा साहब से कहा कि जी वो टास्क फोर्स की एक मत अमली ये आपकी है। तो वो कह रहे हैं कि जी मस्तियाँ ना करो आगा, समझ गए? यानी वो बताते में, ये बात बताने में भी उनको, क्योंकि वो टास्क फोर्स फेल हो गए। और ये जो कर रहे हैं हाउसिंग का, ये कोई ऐसा नहीं है जो उनके पहले 70% जो प्रोजेक्ट्स है वो अधूरे पड़े हुए हैं। 100% वैसे जो हमने उनसे कहा कि जो 70% कंप्लीट हो गए आप उनको पहले कंप्लीट कर लें। ठीक है। जो आपने मकान बनाए, जो फर्निश करने हैं और लोगों को देने हैं। मुझे एक चीज बताएं, क्योंकि कमेटी में जाहिर है आप लोगों को ब्रीफ किया गया है, ये घर, पूरे के पूरे घर हुकूमत बनाकर देगी उन लोगों को जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, और ये सस्ते सिर्फ और देगी। सिर्फ लोगों को, एक देखें, एक लोगों को सिर्फ इन्होंने
لالی پاپ دے دیا کہ ہم اگر میرے بھائی انشاءاللہ تعالی میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ آپ کو سچ بتائیں گے بسرا صاحب، کیونکہ ہے تو جیالہ اب نہیں ہے، نہیں اب تو بیچارے تھوڑے سے ریٹیک ہو گئے، لیکن میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جب منسٹر نہیں بتا سکا کہ یہ کیا دے رہے ہیں، میں نے بولا کتنے کا دو گے؟ اچھا چلو آپ نے کر دیا، کتنے کا دو گے مکان، کیسے دو گے، کیا انسٹالمنٹ، کیا کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا اوکے، یہ دیکھیں ان کے بعد میں جو بار بار ایک چیز کو بار بار فوکس کرتا ہوں، میں بار بار ایک چیز کو فوکس کرتا ہوں، میں بولتا ہوں کہ آپ نے جو اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے وہ کرتے ہیں، جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن خدا کے لیے اس قوم کو بتائیں کہ ہم یہ ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ مارکیٹیں سنسان ہیں، تاجر جو ہے وہ پریشان ہے، ڈوب گیا کسان، سمجھ گیا پورا پاکستان اجڑ رہا ہے لیکن ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کا ڈٹا ہوا نہیں چاہیے۔ ریالٹی سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دور ہے، یہ صرف ایک خواب ہے جو کہ دکھایا جا رہا ہے، اصل پہ کچھ نہیں ہے۔ قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں۔ بسرا صاحب یہ تو بہت بڑا الزام ہے، اتنی بڑی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ انہوں نے طارق چیمہ صاحب ہوں، ڈی جی ہوں، ایک ٹاسک فورس ہے جس کو یہ کام دیا تھا، نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی 90 دن کے لیے تشکیل دی گئی تھی، اف یو ریمبر۔ سو ذرا آپ تھوڑا ذرا روشنی ڈالیں کہ کس قسم کے یہ گھر ہوں گے، سب سے کم جو پیسے ہیں، یعنی کہ اس کی کاسٹ کیا ہوگی، ہاؤ آر پیپل گوئنگ ٹو گیٹ انٹو دس؟ نادیہ، پہلی بات تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ معاشی محاذ پر ہم کو چیلنجز کا سامنا ہے۔ ٹھیک ہے، اکانومی کے حوالے سے جو انہوں نے گل کھلائے ہیں دونوں جماعتوں نے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے، جس کا میں بھی حصہ رہا، کہ 30-40 سال 3-3 4-4 باریاں لیں اور ملک کو ایسے گھٹ گوپ اندھیروں میں ڈبو دیا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ 1.5 لاکھ کا مقروض کر دیا۔ سر آج کی بات کر لینا، ہمیں پتہ ہے انہوں نے کیا کیا۔ اس پہ آ رہا ہوں کہ ہم تو اب انہوں نے جو بیڑا غرق کیا ہے پاکستان کا، اس کو تو ہم ابھی پاکستان کو سیدھا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، پاکستان کے اداروں کو سیدھا کر رہے ہیں، اور آج اگر کوئی اچھا کام ہوا ہے، اس کی بنیاد رکھی گئی ہے، تو اس کو بھی کرٹیسزم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دیکھیں، وہ احساس پروگرام ہو، وہ نیا ہاؤسنگ پروجیکٹ ہو، 8 مہینے میں اس حکومت نے ان چیزوں کی بنیاد رکھ رہی ہے جو اوور نائٹ نہیں ہونی ہے۔ کیونکہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر 30 سال 40 سال آپ سے اگر قوم مایوس ہوئی، قوم کا آپ نے اعتماد حاصل نہیں کر سکے، تو تحریک انصاف کو مینڈیٹ ملا اور ووٹ ملا، اور آپ یہ سمجھ گئے سب سے کم پیسوں کا گھر کتنے کا ہوگا، میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ نادیہ اس کے اوپر میں آ رہا ہوں، دیکھیں اس کی ڈیٹیلز جو فارم ہے وہ آن لائن اویلیبل ہے، اس کے اوپر آپ تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو فل کریں گے۔ ایگزیکٹلی مجھے بھی یہ اندازہ، آپ اپنے چینل والوں کو بولیں کہ چیک کریں۔ ایک منٹ آغا صاحب، ایک منٹ بریک میں وہ بھی بتا دوں گا، یہ مجھے ایگزیکٹ اندازہ نہیں ہے کتنے کا کاسٹ کرے گا، کتنے مرلے کا ہوگا، وہ بھی میں آپ کو بریک میں جب میں جاؤں گا اس کی ڈیٹیل بھی میں آپ سے شیئر کر دوں گا۔ لیکن یہ انشاءاللہ ان حالات میں جب پاکستان کو بہت چیلنجز کا سامنا ہے، ہمارا فوکس یہی ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس روٹی نہیں، کپڑا نہیں، مکان نہیں، جن کے پاس تعلیم نہیں، صحت نہیں، ہم ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ کہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن بسرا صاحب چلیں ایک کلیئرٹی دے دیں، وہ پیسوں کا بھی پتہ چل جائے گا۔ لیکن کیا حکومت آسان قرضوں پر بنا کر دے گی یہ گھر، یا بلڈرز بنائیں گے، حکومت صرف زمین فراہم کر رہی ہے؟ ایگزیکٹلی اس طرح ہوگا کہ بنا کے گورنمنٹ دے گی، اس کی انسٹالمنٹس ہوں گی، کچھ پیسہ ایڈوانس میں لیا جائے گا، اور اس کی جو ایگزیکٹ فگر ہوگی میں آپ کو بریک میں وہ بھی بتا دوں گا۔ میں بریک لے رہی ہوں، اسی لیے ابھی لے لیتی ہوں بریک۔ آپ ذرا پلیز معلوم کیجئے اور بتائیے، بیکاز اس کی تشہیر کے لیے بھی آج کابینہ میں فیصلے کیے گئے ہیں کہ اطلاعات کی جو وزارت ہے وہ ٹیلی ویژن پر، ریڈیو پر، اخبارات میں اس کو صحیح طور پر اس کی آگہی پیدا کرے گی۔ ایک 10,000 کمانے والا شخص ہی کو فی الحال ہم غریب گردانیں گے ایسے ماحول میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائم منسٹر اور ان کی حکومت نے، ان کی کابینہ نے فوکس کیا ہے کہ ایسے نچلے طبقہ جن کو وہ کہتے ہیں اس کو اوپر اٹھانا ہے، کہ وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے، یہ افورڈیبل سکیمز ان کے لیے ہوگی۔ لیٹس ٹیک اے بریک، کم بیک ود فگرز فرام بسرا صاحب۔ ویلکم بیک۔ شوکت بسرا صاحب، سید آغا رفیع اللہ صاحب اور قمر چیمہ صاحب سے ہم گفتگو کر رہے ہیں نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم اور ایمنسٹی اسکیم کے حوالے سے۔ جی بسرا صاحب، کچھ فگرز مل سکے بریک میں، آپ کچھ معلوم کر سکیں؟ اس میں یہ ہے کہ 3 مرلہ سے لے کر 7.5 مرلہ تک کی جو
स्कीम है वो लॉन्च की जा रही है। ठीक है। अब ये लोगों की पेइंग कैपेसिटी पे होगा कि उसकी वो कितनी अमाउंट पे करते हैं, और बाकी अमाउंट जो है वो इंस्टॉलमेंट्स में उनसे ली जाएगी और हुकूमत उसमें कंट्रीब्यूट करेगी और बनाकर भी हुकूमत पाकिस्तान देगी उनको। ठीक है। ये बिल्कुल एक मिनट आगा से मैं बता देता हूँ, मैं फिर रिपीट करता हूँ, 3 मरले से लेकर 7.5 मरले तक। 3 मरले वाला कितने का होगा, 7.5 मरले वाला कितने का होगा? आगा साहब ये कीमत मैं अभी बात कर रहा था तो दोबारा वो चूंकि हम ऑन एयर चले गए, कीमत भी मैं दोबारा कंफर्म कर लेता हूँ। लेकिन ये जो जगह है, स्पेस है, वो 3 से 7.5 मरले है। अब इसमें बाकायदा इसमें गवर्नमेंट जो है वो टोटल स्कीम को लॉन्च कर रही है। 10 लाख घर इनिशियली बनाए जा रहे हैं जिसके ऊपर, और उसके लिए 500 अरब रुपया जो है वो मुख्तस किया गया। और आप ये देखेंगे आने वाले दिनों में, मैं फिर कह रहा हूँ, ये 10 लाख घर इस्लामाबाद वाले में जो आज नहीं टोटल 1,35,000 हैं, जिसमें से पहले बलूचिस्तान भी है, आजाद कश्मीर है। क्या हो गया? ये कितने करें, ये इस्लामाबाद ये कितने कर रहे हैं? आगा साहब मेरी गुजारिश सुन लें, ये आप चूंकि उस कमेटी के मेंबर हैं, आप जाहिर है जब उस कमेटी में बैठेंगे तो आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी। मैं तो फिर कह रहा हूं, मैंने ब्रेक में कुछ चीजें ली हैं जो कि आज वो लॉन्च हुई है। आज वो लॉन्च हुई है, उसकी सारी तफसीलात अखबारों में, प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में आ जाएंगी। लेकिन ये ऑल ओवर पाकिस्तान मंसूबा होगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, हमारा जिला बहावल नगर है, वहां पे भी एक तहसील में ये प्रोजेक्ट जो है वहां पे भी गया है। इसलिए इसको मेरा ख्याल है कि अब चूंकि इसकी बाकायदा जो टास्क फोर्स ने काम करना था उसने अपनी रिकमेंडेशंस दे दी हैं, जमीन जो है वो बता दी गई कि इतनी होगी, और उसके बाद अब इसकी ठीक है, बस साहब लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, ये कमर चीमा साहब एक सवाल है। देखिए, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में ये उनका विजन था 50 लाख घर का। ये एक बहुत बड़ा दिन है उनके लिए कि बाकायदा उनकी टास्क फोर्स ने काम करके इसको बरूए कार लाए हैं। आपको नहीं लगता कि जिस तरह ऑपोजिशन की 30,000 अरब की चोरी की कहानियां पीटीआई के बच्चे को पता है, ऐसे इस हाउसिंग स्कीम के हवाले से इट शुड हैव बीन ऑन देयर टिप्स। पहले अपनी पार्टी के अंदर सबको पता होना चाहिए कि कितने मरले होंगे, कितने का घर होगा, कितने साल के ऊपर मुहित कर्जा दिया जाएगा, कौन सा शख्स अफोर्डेबिलिटी कर सकेगा, इसकी कुल कीमत क्या होगी। यहाँ पे आपको नहीं लगता कि हुकूमत लैक करती है? देखिए, डाटा का हमेशा ही मसला रहा है। हमारे पास कोई सेंट्रलाइज्ड डाटा नहीं है, हमारे पास ना फेडरल गवर्नमेंट के पास है ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास है। लेकिन डेफिनेटली इनको बहुत पहले ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं रिलीज़ कर देने चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि चीमा साहब जो इस मिनिस्ट्री को रन कर रहे हैं, ताहिर चीमा साहब, वो शायद उनको कोई इतना लूप में रखा जाता है। मेरा ख्याल है ये वो जो कंट्रोल ब्यूरोक्रेसी है और जो टॉप लीडरशिप है वो खुद ही बैठ के चीज़ें देख रहे हैं, और कोई इतनी ज़्यादा इसकी जो तशहीर करनी चाहिए थी वो डेफिनेटली तशहीर की बात नहीं है। बात यह कि विद इन द पार्टी सबको पता होना चाहिए। देखिए, ऑपोजिशन की चोरी की, डकैती की कहानियां सारे ऑपोजिशन ये गवर्नमेंट वाले बताते हैं ना कि इन्होंने क्या क्या नहीं कर दिया, तो ये भी इनको पता होना चाहिए जो इनके अच्छे काम होने जा रहे हैं। मेरा ख्याल है वो जब तक इंफॉर्मेशन इन तक पहुंचेगी नहीं तो ये कैसे बात करेंगे। लेकिन आपकी बात ठीक है कि टॉप लीडरशिप को, हाउसिंग मिनिस्ट्री को इस पे सारी बात स्टैटिस्टिक्स देनी चाहिए थी, ताकि उनके अपने पॉलिटिशियंस के लिए बात करना आसान होती है, बसरा साहब के लिए बात। और दूसरी बात, कल नादिया चीमा साहब एक मिनट, नादिया मैं आपको एश्योर करता हूं कि जो आज लॉन्च हुई है, मैं फिर कह रहा हूं चूंकि मुझे पता होता कि मैं जब आ रहा था तो पता चला कि एमएनएसटी स्कीम पे ज्यादा प्रोग्राम रखना है, वरना मैं पूरी डिटेल्स लेके आता। प्रोग्राम खत्म होगा क्योंकि वो बकायदा फॉर्म चला गया है, फॉर्म जब लोग का चला जाएगा उसमें एक एक इन्फॉर्मेशन होगी। अब सिर्फ एक ही कंफ्यूजन बाकी है कि उसकी अमाउंट क्या होगी। जमीन का मैंने आपको बता दिया 3 से 7.5 मरले तक, और इंशाल्लाह ये कॉस्ट जो है वो भी सामने आ जाएगी। यहाँ पे जी कमर चीमा साहब कहिए। मेरा ख्याल है हमें बसरा साहब को चित करना नहीं चाहिए, यहाँ पे इनको मौका देना चाहिए। जब भी ये लेके आएंगे देखेंगे हम स्टैटिस्टिक्स को। लेकिन नादिया इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू आना था वो नहीं आ रहा। उन्होंने 500 अरब हाउसिंग में लगा तो दिया है। मैं ये भी हैरान हूँ, अमिट्स IMF बेल आउट पैकेज आप जब इस तरह के स्टेप्स लेते हैं, बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू फाइनलाइज दैट डील। जो पहले जो फाइनेंशियल ईयर के पहले 9 माह में पैसा आना था वो तकरीबन 300 अरब आना था, 3,000 अरब आना था।
जो कि तकरीबन 2700 अरब आया है। अब देखना ये गवर्नमेंट ने प्लान किया हुआ 4400 बिलियन, तो अब 4500 अरब 4400 अरब इन्होंने प्लान किया हुआ है। और इनको खदशा ये है कि अगर जिस तरह पोजीशन चल रही है ये तकरीबन 3600-3700 अरब तक पैसा इकट्ठा होगा, जो 700-800 अरब का शॉर्टफॉल होगा। लास्ट ईयर जो आया था वो 4000 अरब इकट्ठा हुआ था। ठीक है, अब जरा इस पे आ जाते हैं ना, ये जो रेवेन्यू कलेक्शन टारगेट नहीं है आगा साहब, क्या यही वजह है कि एमनेस्टी स्कीम अप्रूव नहीं हो रही? बिकॉज प्राइम मिनिस्टर के जहन में भी ये होगा कि भाई अभी हमने पहले के टारगेट तो किए नहीं, आप पहले ये बताएं कि वो क्या वजह है कि एक काम मैंने और आपने करना है, अनाउंस भी किया, फिर भी काबीना में नहीं हो रहा, तो वह ये अंदर की बात को, वो चिड़िया वाली बात कौन निकालेगा? शौकत बसरा साहब तो नए जाले, मैं कभी भी सीमा साहब नहीं चाहूंगा कि ये जितने ज्यादा अच्छे तरीके से रिफॉर्म होगा हमें खुशी होगी कि जियाला है पुराना। मसला ये है कि अभी भी जितनी अच्छी तरीके से इनको जियाले डिफेंड करते हैं और कोई नहीं कर सकता। मसला ये है कि इनके पास, देखें मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, शौकत भाई को मैं ये ज़ाती तौर पर रिक्वेस्ट करूँ कि खुदा के लिए इन यूथियों की तरह आप ये ना बोला करें कि पिछले इनको बोलें कि प्रोग्राम में आने से पहले इनको बोलें कि भाई हमें दें कि आप क्या कर रहे हो, हमें आगे कौम को ये दिखाना है अभी कि हम ये करने जा रहे हैं। ये परसेप्शन तय हो गया कि ये दो पार्टियां जो थी वो छोड़ दी, वो उसमें आप कामयाब हो चुके हैं, आप और एस्टेब्लिशमेंट कामयाब हो चुके हैं, आपके पास प्लान होना चाहिए। आप एक ब्रेक से पहले एक लाइन कह दें, फिर आके तफसील से जवाब दीजिएगा। एमनेस्टी स्कीम आपके ख्याल में क्यों मंजूर नहीं हो पा रही? इसलिए नहीं हो रही कि जो काबीना के लोग हैं उनमें से काफी लोग अभी इस चीज को एग्री ही नहीं करते। वो बोलते हैं कि नहीं यार ये क्यों, ये तो हम चोरों के साथ सारी जिंदगी जो चोर हम बोलते रहे, उन्हीं चोरों को भी हम सपोर्ट करने जा रहे हैं। तो ये तो एक तयशुदा बात है कि देखें, एक आज से कुछ अरसा पहले असद उमर साहब ने इख्तलाफी नोट रखा था, आज क्या वजह है, बस इतनी सी बात है। ये इसकी वजाहत शौकत भाई को मैं नहीं कभी शौकत भाई ने कहा एमनेस्टी स्कीम के ऊपर प्रिपेयर होकर आए हैं। लम्बी टेक अ ब्रेक, साहब जरूर बताएंगे कि इख्तलाफात क्यों हो रहे हैं, या सिर्फ इसको कुल्ली तौर पे ऐसा बनाने की कोशिश की जा रही है कि फिर इसके बाद कोई टैक्स चोर बच ही ना सके। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। बात हो रही है अब एमनेस्टी स्कीम के हवाले से। बसरा साहब बताएंगे कि एमनेस्टी स्कीम में मसाइल क्या हैं। क्या आप अग्री करेंगे जो आगा साहब कह रहे हैं, या ये बतौर अपोजिशन सिर्फ ऐसी बातें कर रहे हैं कि ये इख्तिलाफात जो हैं ऐसे ही हैं बस? नादिया, बात ये होती है कि जाहिर है कि जब कोई लोग बैठते हैं, हर किसी का नज़रिया, हर किसी की सोच एक मुख्तलिफ होती है एक काम के ऊपर, लेकिन कंसेंसस जाहिर है कि डिस्कशन के बाद ही होता है। ये प्रिंसिपली तय पा गया है कि एमनेस्टी स्कीम जो है हम लॉन्च करने जा रहे हैं, इसमें कतई दो राय नहीं है। और उसकी रीज़न सिर्फ ये है कि एक तो हम आखिरी मौका देना चाहते हैं उन लोगों को जो इस वक्त पैसा जो है उसको लेकर बैठे हुए हैं, ताकि कल अगर हम कोई कार्रवाई करते हैं तो उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं होगी किसी के पास कि हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है। और एमनेस्टी स्कीम की जरूरत भी इसलिए पेश आई है कि उसमें खास तौर पे जो माशी हालात के चैलेंजेस थे, जब हमने, जाहिर है जब तक आप प्रैक्टिकली मुल्क में आके बैठते नहीं है तो आपको अंदाजा नहीं होता कि इकानमी कहाँ है, और इकानमी के हवाले से बहुत सीरियस चैलेंजेस हैं। ये तो आपको भी पता है, इस वक्त पूरी कौम को पता है कि कर्ज उतारने के लिए कर्ज लिया जा रहा है, डेली 600 करोड़ रुपया सूद अदा करना पड़ रहा है। और अभी इंशाल्लाह जो चीजें एमनेस्टी स्कीम अगर हम समझते हैं, और हमें बहुत तवक्कुआत हैं कि वो लोग जो अपना डिक्लेयर कर देंगे उससे काफी बूस्टअप मिलेगा। और IMF भी चूंकि हमारा उनसे भी मुआहिदा साइन होने जा रहा है तो काफी चीजें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन ये बात जो आप तक आई है कि एमनेस्टी स्कीम के मुतालिक ये कि जी ये नाफिज नहीं होगी, ये बिल्कुल गलत है। ये प्रिंसिपली तय पा गया था वहां कैबिनेट मीटिंग के। अब जो इसके ऊपर जो चीजें और डिस्कशन चल रही है वो सही कब तक इन्फोर्स होती है। अच्छा, एक चीज है चीमा साहब के क्या कहते हैं, जैसे कि इनको उम्मीद है कि एमनेस्टी स्कीम में एक लास्ट चांस देना है ताकि बहुत सारी चीजें वापस आए, या एसेट डिक्लेरेशन जैसे कह रहे हैं, बट यही उम्मीद प्राइम मिनिस्टर और उनकी काबीना को थी रिगार्डिंग रेमिटेंसेस के बढ़ जाएंगे। यही उम्मीद उनको ये थी कि टैक्स लोग खुद से देने लगेंगे या अच्छी हमारी कलेक्शन होगी। बिफोर द एमनेस्टी स्कीम, डू यू नॉट थिंक द प्राइम मिनिस्टर शुड फर्स्ट क्वेश्चन हिज टीम कि आपने अपना टारगेट तो अचीव किया नहीं, अब हम कैसे मान लें कि एमनेस्टी स्कीम भी कामयाब हो जाएगी?
देखिए 2-3 चीज़ें एमनेस्टी स्कीम के हवाले से। पहली बात तो ये है, शौकत बसर साहब हमारे भाई हैं जो कह रहे थे आखिरी मौका, ये आखिरी मौका नहीं है। बेसिकली जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल नज़र आ रहा है जो कि तकरीबन 800 से 1000 अरब तक रेवेन्यू शॉर्टफॉल है, गवर्नमेंट का प्लान है 4400 अरब अचीव करना, ये नज़र आ रहा है कि समवेयर रेंज 3600-3700 अचीव कर पाएंगे। दूसरी बात ये है कि ये वाकई चाहते हैं कि कुछ लोग पैसा वाइट कर लें, और तीसरी बात ये है कि जब पैसा आएगा तो इकोनॉमी स्पिन करेगी। क्या आप कह रहे हैं वाकई चाहते हैं कि कुछ लोग अपना पैसा सफेद कर लें? वो चाहते इसलिए है कि इनको ये है कि जो पैसा सफेद होगा तो इकोनॉमी स्पिन करेगी, घूमेगी, कुछ मूवेबल इमूवेबल एसेट्स हैं। लेकिन एक कुछ फैक्टर्स हैं जो मेरा ख्याल है इस सारी एमनेस्टी स्कीम के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। पहला फैक्टर ये है कि जो पॉलिटिकल कंसेंसस मुझे जनरेट होता नजर नहीं आ रहा। अगर गवर्नमेंट ये फैसला करती है कि हमने ऑर्डिनेंस के तहत इसको अप्रूव करना है, तो जब पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं होगा तो जो लोग हैं वो डरेंगे कि कल को तो पार्लियामेंट का कंसेंसस नहीं है तो कल को हमें सुप्रीम कोर्ट इस पे कोई एक्शन ना ले ले या कोई और अदारा एक्शन ना ले ले। दूसरी बात यह है कि आपने इसको लिंक कर दिया है, पहले जो मनी लॉन्ड्रिंग के रिलेटेड मामला थे वो नैब, FIA और FBR देखती थी, अब उसे आप CTD काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के साथ लिंक कर रहे हैं, जो कि एक आम आदमी को वैसे लगेगा काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के साथ लिंक होकर जैसे पता नहीं मैं क्या कर बैठा हूं या क्या हो जाएगा। और तीसरी, ये पार्लियामेंट को बाईपास करेंगे अगर ये कर रहे हैं, अगर इनका प्लान ये है तो ये कॉन्फिडेंस लूज करेंगे। मैं समझता हूं कि इनको, और ऊपर से IMF और FATF भी शराइत डाल रही है कि अगर आप एमनेस्टी स्कीम दे रहे हैं तो जो गोल्ड एंड डायमंड के रिलेटेड चीजें हैं उनको इसमें ना डालें, बिकॉज उससे पता नहीं चलेगा कि क्या होने वाला है इसमें। सो इंटरनेशनल प्रेशर भी है और डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंसेंसस भी जनरेट करना पड़ेगा अगर एक सक्सेसफुल एमनेस्टी स्कीम देना चाहते हैं। अदरवाइज इससे एक और क्योस जनरेट हो जाएगा जिसको शायद जो गवर्नमेंट है वो अफोर्ड नहीं कर पाएगी। अब देखना यह है कि जो अगला डिले इन्होंने किया है आज अगले जो इजलास में, ये किस तरह का प्लान लेके आते हैं कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जीतना है। अगर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस या बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो भले जो मर्जी प्लान कर ले, ये जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है ये भी इसी वजह से है। तो आपको नहीं लगता कि FBR की पहले रीस्ट्रक्चरिंग के ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए था रादर देन एन एमनेस्टी? देखें नादिया, 1988 से जब से हमने ये 12, 14, 13 जो प्लान्स लिए हैं, हम हमेशा कहते हैं जी स्ट्रक्चरल रीएडजस्टमेंट करनी है। आज तक वो स्ट्रक्चर रीएडजस्टमेंट नहीं हो सकी, 30 साल हो गए हैं। सही कह रहे हैं, हर दफा ब्यूरोक्रेसी पे पैसा लगाया जाता है। लेकिन खान साहब से तो दूसरे किस्म की उम्मीदें हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पहली स्पीच में भी कहा था। आगा साहब, आप क्या समझते हैं, एमनेस्टी स्कीम सदारती ऑर्डिनेंस के तहत ही आएगी और ऑपोजिशन ने कहा है कि वो इसको ब्लॉक करने की कोशिश करेगी? नहीं, हमने देखें जब इन्होंने इख्तिलाफी नोट हमारे साथ, हमारे इख्तिलाफी नोट को देख के इन्होंने इख्तिलाफी नोट लगाया था, हमारा आज भी इख्तिलाफी नोट है। ठीक है, हम आज भी नहीं चाहते कि चोर को आप रास्ता दो। हमें तो आपने चोर बनाने की परसेप्शन की जो आपकी और एस्टेब्लिशमेंट की वो थी, वो आप कामयाब हो चुके हैं। लेकिन आज भी हम चोर का साथ कभी नहीं देंगे। ये जो ला रहे हैं ये चोर का साथ दे रहे हैं। उस टाइम आपको ये मिनिस्ट्री स्कीम गलत लगती थी, इख्तिलाफी नोट आपने रखा और जिन साहब ने रखा आज वो लेके आ रहे हैं। अफसोस की बात ये। फिर उसके बाद बात ये है कि हमारे शौकत भाई से आपने थोड़ी देर पहले पूछा भी कि आप क्या कहते हैं। इन्होंने बोला कि हम कंसेंसस या आपस में वो कर सकते हैं, लेकिन लाएंगे जरूर। क्यों आपको जरूरत पड़ रही है? आप क्यों चोरों को मौका दे रहे हैं? रेवेन्यू शॉर्टफॉल नहीं तो वो बात आपकी कहाँ चली गई कि जो 200 अरब लेके आएंगे, 100 अरब उसके मुंह पे मारेंगे, 100 अरब इनके मुंह पे मारेंगे। और जो आप वो सारी बातें, वो जो रेडी वाला और वो पान का केबिन वाला, इनके ऊपर, इसका मकसद ये कि कौम ने इनके ऊपर एतबार नहीं किया। कौम ने इनको भी चोर डिक्लेयर किया। कौम ने ये समझ लिया कि ये भी वो उसी तरह के जैसे परसेप्शन ये पहले लोगों के लिए बना रहे थे, जो परसेप्शन ये लोगों के लिए बना चुके हैं। तो इन्होंने तो कहा कि हम आएंगे, हम वो, हमारा वो चेहरा है कि हर आदमी चीजें हमारे आगे फेंकेगा। वो क्यों नहीं फेंक रहे? वो क्या वजह है? वो शौकत भाई बताएंगे कि कौम में को ये एतमाद नहीं दे सके क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। जी आखिरी जुमला कहते हैं। जी आखिरी जुमला है बसरा साहब। नादिया, बात ये है मैं एक लाइटर नोट पे, हमें नहीं पता था कि मुल्क को किस बेदर्दी से लूटा गया है, नोचा गया है। वो हमारी तवक्कुआ से ज्यादा लूटा गया है। अब जाहिर है दूसरा इसका एस्पेक्ट ये है कि FBR से जितनी हमें तवक्कुआ थी, उन्होंने भी, मैं ये बात बिल्कुल एग्री करता हूं कि जितनी टैक्स कलेक्शन को करनी चाहिए थी
वो नहीं कर सके, इसीलिए आपको याद होगा सही। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि एफबीआर को भी रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत अब है, वहां पे भी काम हो रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन माजरत के साथ एक आखिरी जुमला मैं ये सिर्फ कहूंगी कि अब ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो है आपको इसे करेक्ट करना पड़ेगा कि हमको नहीं पता था कि क्या हो रहा है, बिकॉज दैट लीव्स अ क्वेश्चन मार्क ऑन योर एबिलिटी ऑल्सो कि आप लोग 5 साल पहले ऑपोजिशन में बैठे थे. व्हाई डिड यू नॉट अटेंड द सेशंस, व्हाई डिड यू नॉट अटेंड द कमिटी सेशंस टू नो एग्जैक्टली कि क्या मुल्क का हाल है. ऑपोजिशन जो है वो एक शैडो कैबिनेट की तरह काम करती है ताकि उसे पता हो कि अगर वो जीत जाए तो वो किस किस्म की पॉलिसीज लेकर आएगी. आप ये बता रहे हैं कि आप प्रिपेयर्ड नहीं थे. बहरहाल अब आपके हाथ में है सब कुछ, चेंज भी आपने ही करना है. कैसे करेंगे ये आपको ही सोचना है. अल्लाह हाफिज.